नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक या अनदर इम्पॉर्टेंट, ये आपका पैथोलॉजी में भी इम्पोर्टेंस रखता है इसका, ठीक है। एंड मेडिसिन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात करेंगे, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। एंड पैथोलॉजी में बनेगा, ठीक है। स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल डिजीज़, स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल डिजीज़, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्रिक म्यूकोसल इंजरी एग्जाम में आ सकता है। स्ट्रेस के कारण आपका जो जो जीआईटी है या स्टमक है, वहाँ पर क्या हो जाना, इंजरी हो जाना, या वहाँ की म्यूकोसल में डैमेज हो जाना, ठीक है। तो कौन कौन सा स्ट्रेस हम बोलेंगे? सीवियर ट्रोमा, यदि किसी को सीवियर ट्रोमा हो गया है उस कारण से आपके जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में डैमेज हो जाना, एक्सटेंसिव बर्न हो जाए, बहुत अधिक बर्निंग हो गई है, बर्न हो गया, जल गया पेशेंट, ठीक है। इंट्राक्रेनियल डिजीज़ हो, तब आपको क्या हो सकता है, म्यूकोसल डैमेज हो सकता है। मेजर सर्जरी के बाद या सर्जरी के बाद आपको मिल सकता है। एंड सीरियस मेडिकल डिजीज़ कोई हो, उस कारण से आपको क्या मिल सकता है, मतलब स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। एंड फाइनली क्या हो सकता है, म्यूकोसल डैमेज हो सकता है। तो स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोल डैमेज में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीवियर ट्रोमा है, एक्सटेंसिव बर्न है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल डिजीजेज हैं, मेजर सर्जरी है, एंड आपका सीरियस मेडिकल डिजीज़ है, ठीक है। 75% जो आप केस होते हैं दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम विद द स्टमक अल्सर, मतलब जनरली आपको याद रखना है, इस टाइप के जो केसेस होते हैं 75% जो केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको कम किसके साथ आते हैं, स्टमक अल्सर के साथ आपके पास आते हैं, प्रेजेंट विद द स्टमक अल्सर, ठीक है ना, विद इन अ फर्स्ट 3 डेज देयर इलनेस। मतलब इस टाइप की यदि प्रॉब्लम है, मतलब इस स्ट्रेस के कारण यदि किसी को स्टमक हो गया है, तो 3 अल्सर जो होगा, स्टमक अल्सर हो जाएगा और 3 दिन के अंदर वो आपके पास आ जाएंगे। 75% केसेस में आप देखेंगे कि इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड यदि म्यूकोसल डैमेज हो गया है, म्यूकोसल अल्सर हो गया है, तो उसमें पेशेंट 3 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। और किस रूप में आएगा? स्टमक अल्सर के रूप में आएगा। 75% कैसे होते हैं, 3 दिन के आपके पास, हम 3 दिन के फर्स्ट 3 डेज के अंदर आपके पास आ जाएंगे स्टमक अल्सर लेकर, ठीक है। आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि जो स्ट्रेस रिलेटेड जो अल्सर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला याद रखना है स्ट्रेस अल्सर, दूसरा है कर्लिंग अल्सर, और तीसरा है कुशिंग अल्सर, ठीक है। आपका याद रखना है स्ट्रेस अल्सर, दूसरा है कर्लिंग अल्सर, और लास्ट है आपको याद रखना है कुशिंग कुशिंग अल्सर, हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुशिंग अल्सर। स्ट्रेस अल्सर, कर्लिंग अल्सर एंड कुशिंग अल्सर। स्ट्रेस अल्सर जो होता है डेवलप ड्यू टू शॉक, शॉक, सेप्टिसिस मतलब सेप्सिस हो गया, एंड सीवियर ट्रोमा। याद रखना है जो स्ट्रेस अल्सर है वो ड्यू टू शॉक, ड्यू टू शॉक मतलब हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। और हाइपोक्सिया शॉक में क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है मतलब आपके म्यूकोसा के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और उस कारण से वहां पर आपको इंजरी मिलेगी, ठीक है। सेप्सिस में क्या हो जाएगा, ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण आपको वहाँ मिल सकता है। एंड सीवियर ट्रोमा के कारण भी क्या होता है, जब पेशेंट शॉक में जाता है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अल्सर मिलेगा। तो पहला जो स्ट्रेस अल्सर है वो शॉक, सेप्सिस एंड आपका सीवियर ट्रोमा। तो आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे याद रखना है, शॉक, सीवियर, सेप्सिस एंड सीवियर ट्रोमा कारण होता है। कर्लिंग जो अल्सर है वो क्या है, प्रेजेंट इन द प्रॉक्सिमल ड्यूडनम में, कहाँ पाया जाता है, प्रॉक्सिमल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। ये कर्लिंग अल्सर जो होता है वो किस टाइप का होता है, स्ट्रेस अल्सर होता है। दूसरा कहाँ पाया जाता है, प्रॉक्सिमल ड्यूडनल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, प्रॉक्सिमल ड्यूडनम में पाया जाता है। सीवियर बर्न एंड सीवियर ट्रोमा, सीवियर बर्न एंड सीवियर ट्रोमा कारण मिलता है। तो कर्लिंग अल्सर क्या होता है, ये टाइप ऑफ स्ट्रेस अल्सर है जो प्रॉक्सिमल ड्यूडनम में पाया जाता है, सीवियर बर्न और सीवियर ट्रोमा कारण मिलता है। तो कुशिंग अल्सर है जो है अराइज या प्रेजेंट होता है कहाँ पर, स्टमक में मिलता है, ड्यूडनम में पाया जाता है, ईसोफेगस में पाया जाता है। स्टमक में भी होता है, ड्यूडनम में भी होता है, और इसोफेगस में भी होता है, विथ इंट्राक्रेनियल डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है कि कुशिंग्स अल्सर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है टाइप ऑफ स्ट्रेस अल्सर होता है, लेकिन इसमें जो अल्सर प्रोड्यूस होने का जो मेन कारण है साथ में वो क्या मिलेगी, इंट्राक्रेनियल डिजीज। इंट्रा मतलब ब्रेन वाली, क्रेनियम जो आपकी ब्रेन में, इंट्राक्रेनियल डिजीज के साथ आपको स्टमक में, ड्यूडनम में,
आपके इसोफेगस में अल्सर मिलेगा, मतलब इंट्राक्रैनियल डिजीज़ के कारण स्ट्रेस पैदा हुआ, जिससे अल्सर आपको कहाँ मिलेगा? स्टमक में, ड्यूडेनम में और इसोफेगस में मिलेगा। एंड हाईली इंसिडेंस होता है इसमें आपको परफोरेशन का। इसमें कई बार आपको परफोरेशन मतलब अल्सर इतना डीप हो जाता है कि वो गड्ढा पैदा कर देता है, म्यूकस को आर-पार हो जाता है। ये आपकी जो स्टमक की लेयर है या ड्यूडेनम की जो लेयर है, या इसोफेगस की जो लेयर है, पूरी आपकी छेद उसमें आपको मिलता है, परफोरेशन आपको मिल सकता है। तो ये आपको याद रखना है। स्ट्रेस अल्सर, कर्लिंग अल्सर एंड कोसिंग अल्सर आपको याद रखना है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है? जो ड्यू टू जो भी कॉज़ होता है यहाँ पर स्ट्रेस कॉज़ होता है, तो जब भी स्ट्रेस होगा तो फाइनली क्या होगा, आपकी इस एरिये में जहाँ पर भी अल्सर हो रहा है वहाँ पर लोकली क्या होगा, उस एरिये में जो है इस्चीमिया मिलेगा, इस्चीमिया मिलेगा। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड की सप्लाई कैसे हो जाना? कम हो जाना। इस्चीमिया मतलब क्या होता है? ब्लड की सप्लाई वहाँ पर कम हो जाना, और जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन कम जाएगा, मतलब ब्लड सप्लाई कम होगी तो आरबीसी कम जाएगी, आरबीसी कम जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम पहुंचेगा, हीमोग्लोबिन कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, और फाइनली वो क्या मिलेगा? वहाँ हाइपोक्सिया मिलेगा, और जिस कारण से वहाँ पर जो आपकी सेल में नेक्रोसिस मिलेगी, और फाइनली आपको वहाँ अल्सर मतलब अल्सर मिलेगा एंड नेक्रोसिस मिलेगा, और जिससे एपिथेलियम डैमेज हो जाएगी, एपिथेलियम में डिफेक्ट मिलेगा। तो क्या पैथोजेनेसिस है कि जहाँ पर भी स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस के कारण क्या होगा एग्जैक्टली, वहाँ पर लोकल इस्चीमिया होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी मीन्स आरबीसी कम जाएगी, आरबीसी कम जाएगी, हीमोग्लोबिन कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, सेल डिस्फंक्शनिंग हो जाएगी, वहाँ सेल इंजरी हो जाएगी, नेक्रोसिस मिलेगा, अल्सर मिलेगा और एपिथेलियल डैमेज आपको मिलेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये होता है। आगे बात करते हैं शॉक। यदि किसी को शॉक हो गया है तो उसमें भी क्या होता है, खासकर हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया मतलब आपका जो है हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया मतलब आपकी जो ब्लड है, ब्लड में जो ब्लड का वॉल्यूम वो कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, तो जिससे क्या होता है, जब भी बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, मतलब हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों होता है? जब बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, जनरली ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर होता है, लेकिन इससे घट के ये 3 लीटर हो जाए तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड चाहिए तो उसकी तुलना में कम ब्लड है, जिससे आपकी बॉडी में क्या होगा, जो आपका हार्ट है वो क्या करेगा? जल्दी-जल्दी ब्लड को पंप करेगा, क्योंकि 5 लीटर के बराबर ब्लड की सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? ये आपको एक प्रोसेस मिलती है। लेकिन जब भी हाइपोवॉलीमिया होता है तो आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो आपका कहना चाहिए एक प्रकार से डाउन होने लगता है, बीपी क्या होने लगता है? डाउन होने लगता है, और बीपी डाउन होने लगेगा तो बीपी को मेंटेन करने के लिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ती हैं। जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ेंगी आपकी, तो जो ब्लड वेसल्स इसलिए सिकुड़ेंगी क्योंकि आपकी बॉडी में बीपी को मेंटेन करना है, और साथ में वो जो 5 लीटर जो ब्लड हमारी बॉडी सप्लाई हो रहा था, उस सप्लाई को मेंटेन भी करना है, 3 लीटर में मेंटेन करना है, तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो बीपी को मेंटेन करेगी और ब्लड सप्लाई को मेंटेन करेगी। और जैसे ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो स्पेसिफिक जो स्प्लैन जो वहाँ की जो आपके जो एरिया के जो आपके जो जिस एरिया में आपको अल्सर मिलेगा, उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको? कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, और जिससे उस एरिया में जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, हाइपोक्सिया मिलेगा, फिर नेक्रोसिस अल्सर मिलेगा एंड एपिथेलियल डैमेज मिलेगा। जो मैंने आपको बताया था वही है, लेकिन इसमें क्या हो गया? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की कंडीशन में लगातार बना रहेगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की जो कंडीशन है, यदि लगातार बनी होगी तो हमारी बॉडी में बीपी को मेंटेन करने के लिए, ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जिस कारण से आपके ब्लड फ्लो जो आपकी स्पेसिफिक जिस एरिया में अल्सर मिल रहा है उस एरिया की आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड कम जाएगा, आरबीसी कम जाएंगी, ऑक्सीजन कम जाएगा, वहाँ पर आपको हाइपोक्सिया मिलेगा, सेल इंजरी होगी, नेक्रोसिस मिलेगा, अल्सर मिलेगा और एपिथेलियल डैमेज आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो शॉक भी है, खासकर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है? आगे बात करते हैं, जब वहाँ पर वासोकंस्ट्रिक्शन होता है तो वहाँ पर रिलीज होता है वासोकंस्ट्रिक्टर एंडोथेलिन फर्स्ट, ठीक है? वासोकंस्ट्रिक्शन जब होता है तो उसको वासोकंस्ट्रिक्शन करने के लिए क्या चाहिए? निकलता है वहाँ पर एंडोथेलिन
फर्स्ट रिलीज होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्चेमिक म्यूकोसल डैमेज, ठीक है। और वो जो वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, एंडोथिलीन, वासो कंस्ट्रिक्टर एंडोथिलीन फर्स्ट रिलीज होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इस्चेमिक म्यूकोसल। मतलब वो क्या करेगा, कॉन्स्ट्रक्शन का तो कर रहा है और ये री रिलीज होता है तो वो भी कॉन्स्ट्रक्शन करेगा और कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ाएगा। इस्चीमिया होगा मतलब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, सेल इंजरी हो जाएगी, म्यूकोसल डैमेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जनरली यहाँ का यदि हमको जो म्यूकोसल डैमेज मिल रही है, इस म्यूकोसल डैमेज को ठीक करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्लड सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। और ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स को हमको यहाँ पर डायलेट करवाना पड़ेगा। और इसके लिए जो डॉक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कॉक्स सेकेंड की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कॉक्स सेकेंड, साइक्लो ऑक्सीजनेस नाम का एक एंजाइम वहाँ पाया जाता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब कॉक्स की एक्टिविटी बढ़ती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनता है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, आपकी म्यूकोसल डैमेज को बचाता है एंड वासोडायलाटेशन करता है, ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल डिजीज हो रही है, म्यूकोसल प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो ईसोफेगस में हो, चाहे स्टमक में हो, चाहे ड्यूडनम में हो, तो ब्लड सप्लाई कम हो गई है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया है, तो ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए कॉक्स 2 या साइक्लोऑक्सीजनेस जो 2 एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा बनता है और आपका ब्लड वेसल डायलेट होती है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, ऑक्सीजन जाता है, हाइपोक्सिया ख़त्म हो जाता है और आपकी सेल इंजरी रुक जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कई बार रखा जाता है। आगे बात करते हैं, इन कोसिंग अल्सर की बात करेंगे, जिसमें हमने बात किया था कि इंट्राक्रेनियल डिजीज़ के साथ हमको क्या मिलता है, इंट्राक्रेनियल डिजीज़ के कारण हमको क्या मिलता है, वहाँ पर म्यूकोसल डैमेज मिलता है। तो ड्यू टू क्या करते हैं, ये आपका जो क्या है इंट्राक्रेनियल जो डिजीज़ होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, ड्यू टू डायरेक्टली स्टिमुलेशन ऑफ वेगल न्यूक्लिया या वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगी। और जो वेगस नर्व होती है वो कैसी होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई या टाइप ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम टाइप वर्क करती है, या टाइप ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, कौन, वेगस नर्व होती है, ठीक है। और जो क्या करती है, इफेक्ट करती है जीआईटी में और इंक्रीज करती है मोटिलिटी ऑफ जीआईटी एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एसिड। हमने क्या बोला कि जो कुशिंग अल्सर होता है उसमें इंट्राक्रेनियल डिजीज़ के कारण हमको इंट्राक्रेनियल डिजीज़ का अल्सर मिलता है। तो इंट्राक्रेनियल जो डिजीज़ होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो आपको पता है वेगस नर्व की सप्लाई कहाँ होती है, हमारे जीआईटी में, खासकर स्टमक में प्रेजेंट होती है। तो जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो वेगस नर्व कैसी होती है, पैरासिम्पैथेटिक वैरायटी की होती है और जो कहीं ना कहीं जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ाती है और साथ में एसिड के फॉर्मेशन बढ़ाती है। जब एसिड ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा एसिड क्या बनेगा, नॉर्मल से ज़्यादा एसिड बनेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज होगा और जो गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम की जो पैथोलॉजी होगी उसमें क्या होगा, वेगस या मतलब इंट्राक्रेनियल डिजीज के कारण क्या होगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो जिसका पैरासिम्पैथिक फंक्शन होने के कारण क्या करेगी, वो आपका क्या करेगा, इंट्राक्रेनियल डिजीज डायरेक्टली वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, जिस कारण से हमारे स्टमक में नॉर्मल से ज़्यादा एचसीएल बनेगा और ज़्यादा एचसीएल बनेगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करेगा, ठीक है। तो कोचिंग सिंड्रोम की ये पैथोलॉजी आपको याद रखना है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन के कारण होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे मॉर्फोलॉजी। जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा अल्सर, आपको याद रखना है। हमको जो अल्सर है वो कैसा दिखेगा, सॉलो इरोजिव अल्सर मिलेगा, सॉलो इरोजन मिलेगा, सुपरफिशियल एपिथेलियल डैमेज मिल सकती है और डीपर एपिथेलियल डैमेज मिल सकता है, ठीक है। सुपरफिशियल एपिथेलियल डैमेज ये हमको मिल सकता है, डीप एपिथेलियल डैमेज मिलेगा, ठीक है। जब ये आप बायोप्सी करते हैं और वहाँ की आप म्यूकोसा का हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो पैथोलॉजी में आ जाता है, आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस हम उसमें लिख सकते हैं। और जब फाइनल ईयर में आप जाएंगे तो ये आपको बायोप्सी के बाद जो है आप एंडोस्कोपी कराएंगे उसमें आपको दिखेगा, ये सब आपको बताएगा। एंडोस्कोपी रिजल्ट में, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट में मिलेगा आपको सुपरफिशियल एपिथेलियल डैमेज या डीपर एपिथेलियल डैमेज मिलेगा। लेस देन 1 सेंटी, अल्सर का साइज कितना होगा, 1 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है। वेल डिमार्केशन एंड रेगुलर इरोजन होगा, प्रॉपरली आपको दिखेगा कि भाई ये अल्सर है, प्रॉपरली डिमार्केशन आपको मिलेगा एंड रेगुलर इरोजन दिखेगा। ब्लड आपको मिल सकता है,
स्कारिंग एंड थिकनिंग आपको मिल सकती है वहाँ ब्लड वेसल्स की, एंड हीलिंग विद द कंप्लीट रीपैथोलाइजेशन, ठीक है? और आपको वहाँ पर कई बार हीलिंग भी दिख सकती है। तो कई पहले आप देखते हैं, हो सकता है कि सुपरफिशियल डीप आपको एपिथेलियल डैमेज मिले, डीप एपिथेलियल डैमेज मिले, अल्सर आपको 1 सेंटीमीटर से कम का मिलेगा, वेल डिमार्केशन और प्रॉपर्ली आपको डिमार्क करके मिलेगा कि भाई ये इसमें यहाँ अल्सर है, ठीक है? ब्लड प्रेजेंट मिल सकता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ क्या मिल सकता है आपको, स्कारिंग एंड थिकनिंग मिल सकती है, ठीक है? एंड हीलिंग कई बार आपको मिलती है, कैसे मिलेगी हीलिंग? कंप्लीट रीपैथोलाइजेशन की प्रोसेस से आपको हीलिंग मिलती है। तो ये जो है, ये जो मॉर्फोलॉजी आपको लिखनी है, ये पैथोलॉजी में आता है, पैथोलॉजिकल चेंजेस में। एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात करेंगे तो वहाँ पर ये आपको एंडोस्कोपी वाली रिपोर्ट में आपको दिखेगा, ठीक है? जो एंडोस्कोपी करता है वो आपको भेजता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, क्या क्लिनिकल फीचर्स हमको मिलते हैं? मोस्ट ऑफ पेशेंट जो होते हैं एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है? क्योंकि ये जो इसमें स्ट्रेस वाला होता है, इसमें अल्सर बनता है, तो मोस्ट ऑफ जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में, वो भी आईसीयू में एडमिट होते हैं, ठीक है? इफ़ हिस्टोपैथोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज आपको मिलेगा, अल्सर आपको मिलेगा, तो वो एविडेंस वाला है तो आपको ये समझ जाइए कि पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। साथ में नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, मेलिना मतलब आपको लैट्रिन में भी क्या मिलेगा? खून मिलेगा वो, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ मिलेगा। इसके अलावा कॉफ़ी ग्राउंड हेमेटोमेसिस मतलब होती है आपको ब्लड, आपकी वॉमिटिंग में ब्लड भी आएगा, एंड ड्यू टू ब्लीडिंग क्या होता है, रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब एक्सेसिव ब्लड लॉस होने लगता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। 1 to 4% केसेस की बात करेंगे, 1 से 4% केसेस जो होते हैं उसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है, ठीक है? जनरली इसमें एडमिट होगा पेशेंट, याद रखना है। नोजिया वॉमिट होगी आपको, मेलिना मिलेगा, कॉफ़ी ग्राउंड हेमेटोमेसिस मिलेगा, मतलब आपको वॉमिटिंग में ब्लड आएगा, एंड 1 से 4% पेशेंट में आपको क्या मिल सकता है, आपको वहाँ पर क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस हम बात करेंगे, ठीक है? तो ये स्ट्रेस जो रिलेटेड जो आपका अल्सर उसकी बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमनली इसमें वही करना पड़ेगा आपको, एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी, एंडोस्कोपी से आपको मालूम चलेगा, ठीक है? तो ये है आपका स्ट्रेस रिलेटेड एंडो एंडो मतलब आपका म्यूकोसल डैमेज डिजीज़, जिसमें हमने 3 अल्सर देखा, स्ट्रेस अल्सर देखा, कर्लिंग अल्सर देखा, एंड लास्ट में देखा क्या, कुशिंग अल्सर देखा। जो कुशिंग अल्सर है उसका रिलेशन किससे होता है, इंट्राक्रैनियल डिजीज़ से होता है, जो वेगस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? तो ये शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, पैथोलॉजी में भी आ जाता है, एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक?